हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, किसका प्रॉपर्टीज? डिटरमिनेंट का। अब व्हाट इज डिटरमिनेंट हो चुका है, राइट? कैसे इवैल्यूएट करते हैं हो चुका है, ठीक। प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं? जब एक डिटरमिनेंट दिया रहेगा उसको इवैल्यूएट करने के लिए फॉर आवर इजी कैलकुलेशन, है ना। इजी कैलकुलेशन कब होता है? जब एक रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोस आता है, तो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे एक डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। जब एक डिटरमिनेंट दिया रहेगा, ठीक, जब एक डिटरमिनेंट दिया रहेगा, अगर उसका हम डायरेक्ट इवैल्यूएशन करने में हमको तकलीफ होता है तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट टू इवैल्यूएट दैट डिटरमिनेंट। ठीक, तो 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी हम सीखेंगे टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। क्यों इवैल्यूएट करने हैं? हम इवैल्यूएशन जब करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो, इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी है, तो ये 3 है, उसके बाद 3 बताता हूं मैं। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक, सारा जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, तो पहले देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। ठीक, थर्ड क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, दैट इज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ये तो था थ्योरी पार्ट। अब वन बाय वन देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो उसके लिए पहला देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, 1 0 0 अब इसका जो डिटरमिनेंट होगा कितना होगा, ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं, हाउ टू इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट ए है, सपोज ये डिटरमिनेंट कुछ भी मान लो, ठीक है, बिकॉज़ डिटरमिनेंट इज ऑलरेडी एस्टिमेटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये अगर मैट्रिक्स ए है तो इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट। ये तो पता है। इसको अगर इवैल्यूएट करते हैं तो कितना आएगा? अब इवैल्यूएशन करने का एक रूल बताया था, वी कैन एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम जीरोस। तो यहां मैक्सिमम जीरोस कहां पे है? या तो R1 पे है या तो C1 पे है, और सॉरी C3। तो मैं एक्सपांडिंग R1 करता हूं, राइट। अब एक्सपांडिंग अगर मैं R1 करता हूं तो साइन कन्वेंशन R1 में क्या है? प्लस माइनस। ठीक, तो पहला आएगा +1, फिर डिटरमिनेंट आएगा 2 5 6 तब आपको, राइट। अब कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाई, अच्छा बाकी तो 0 हो जाएगा, -0 + 0 0 पे समथिंग इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये? तो 0 - 20 वैल्यू -50, मतलब इसका जो वैल्यू है वो -50 होगा। अब मैं प्रॉपर्टी में मूव करता हूं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये अनचेंज होगा कब? अगर इसका रोज और कॉलम हम इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब रोज और कॉलम अगर इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, राइट। मतलब जो रो है उसको अगर कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये ना, जब हम भी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इसका मतलब क्या है? वी आर फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? तो इंटरचेंज कर लो, कितना? ये रो था, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो थर्ड रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं, दैट इज मतलब ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा।
मतलब इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू -30 ही आना चाहिए। ठीक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपांडिंग एंगल क्या करते हैं, C1 करते हैं। C1 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो +1 और डिटरमिनेंट का होगा 2 6 5 0, फिर -0 फिर +0, राइट। कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 20, तो ऐसे कितना आएगा दोनों का सेम है, यस। ठीक, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको पता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी सेम ही होगा। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। ठीक है, तो अगर हमको कहीं पे ऐसा सिचुएशन मिलता है तो उसको हमको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसी का वैल्यू यहां पे डाल सकते हैं। यही मेरा प्रॉपर्टी है। क्लियर है, मतलब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी सेम होगा। क्लियर, ठीक, नोट कर लो। फिर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, इफ क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम। यहां पे बोला एनी टू रोज और कॉलम, सारा रोज और कॉलम नहीं, बस एनी टू रोज और कॉलम। ठीक, सपोज एक डिटरमिनेंट है मेरे पास, दैट इज गिवन एज सपोज 1 2 0 4 0 0 5 6 2। यहां पे बोलता है अगर किसी रो या कॉलम, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, या इंटरचेंज पता ना, लिखाया था हमने द मैट्रिक्स में, राइट, एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स, आर आई इंटरचेंज आर ए, राइट, सी आई इंटरचेंज सी ए। सी का मतलब कॉलम है, आर का मतलब रो है, राइट। तब क्या आएगा डिफरेंस देखना, सपोज इस डिटरमिनेंट का मैं वैल्यू निकालता हूं तो कितना होगा इसका वैल्यू। अब हम एक्सपांड कहां से करेंगे, मैक्सिमम जीरोस कहां पे है, या तो R2 पे है या तो C3 पे है, तो C3 अलाउ करता है। C3 का साइन कन्वेंशन क्या है, इसके अलाउ करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, +0 -0 +2, कितना आएगा 1 2 4 0, तो वैल्यू कितना आएगा इसका 2 मल्टीप्लाई विद 0 -8, दैट इज -6। ठीक, ये तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। अब इस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, दो रो पकड़ते हैं R1 इंटरचेंज R2 करते हैं, ठीक, फिर नेक्स्ट कॉलम में करेंगे इंटरचेंज। अगर इसमें हम इंटरचेंज करते हैं तो कैसा हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट ये कैसा हो जाएगा, R1 R2 इंटरचेंज, मतलब R1 की जगह R2 R2 की जगह R1, मतलब 4 0 0 हो गया। ठीक, ये नया डिटरमिनेंट बनेगा ना, डेल्टा बना देते हैं, और ये 1 2 0 और 5 6 2। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसमें जस्ट मैंने इंटरचेंज किया, किसको इंटरचेंज किया, R1 और R2। सही है, सही है ना, चेक कर लो। अब एक्सपांड करके देखना, अब एक्सपांड करके देखना, अब एक्सपांड करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ वी interchange any two rows or column then the sign of determinant changes। पहला आंसर -16 था, इसका आंसर कितना आना चाहिए, +16। यही मेरा प्रॉपर्टी। ठीक, तो करके देखते हैं, एक्सपांड का हम कहां करेंगे, हां ना, ठीक, तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस 4, ठीक, -0 प्लस, करके देखो कितना आएगा, 4 4 -0 आया ना। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो इसको इवैल्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, -16 आंसर आएगा +16। कब आएगा, जब हम किसी रो या किसी कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं। यहां पे ट्रांसपोज नहीं बोला मैंने, ट्रांसपोज पहला प्रॉपर्टी था, यहां पे बस इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ कॉलम। ठीक है, R1 R2, इस बार मैं करता हूं कि चलो C1 इंटरचेंज C2 करके देखते हैं। ठीक, C1 इंटरचेंज C2, मतलब इन दोनों करेंगे इंटरचेंज, तब भी आंसर मेरा
सेम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर हम कॉलम या रो में करते हैं तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज होगा, तो C1 C2 इंटरचेंज कर लो तो डिटरमिनेंट डेल्टा 2 मानते हैं, कितना हो जाएगा 2 0 6 1 4 5 और C3 तो सेम। चेक कर लो ध्यान से, ठीक है ना। C1 और C2 को मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया, राइट। अच्छा अब देख लो इसको इवेल्यूएट करके एक्सपांडिंग एलिमेंट क्या करेंगे हम, C3 करते हैं, तो C3 का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस कितना हो गया, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2 और डिटरमिनेंट कितना आएगा 2 में 2 1 0 4, अब ऐसे कितना है 2 माइनस 0 प्लस साइन ऑफ डिटरमिनेंट ये जो ना माइनस 16 ऐसे कितना है प्लस 16, इसका मतलब मैंने इंटरचेंज ऑफ दो कॉलम किया, इसके कारण जो साइन ऑफ डिटरमिनेंट है वो चेंज हुआ, मतलब माइनस 16 था और आंसर क्या आ गया उसका प्लस 16। इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, अगर कहीं पे कोई डिटरमिनेंट है और अगर कोई भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज होता है तो हमको दोबारा इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका सिर्फ क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे और वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली समझाना था इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, क्लियर है यहां तक। अब मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, यहां तक नोट कर लो। अब प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 3 में क्या है, बोलता है अगर इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम का अगर एलिमेंट आइडेंटिकल होता है देन उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल देता है 1 2 0 1 2 0 4 3 5, आइडेंटिकल मतलब कैसा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस डिटरमिनेंट में R1 और R2 क्या आइडेंटिकल है, अब आइडेंटिकल कैसे बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि R1 इज इक्वल टू R2, है ना। अगर ऐसा है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए बाय प्रॉपर्टी, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बट राइट नाउ मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूं कि यह सही है या गलत, ठीक। तो देखो इसको इवैल्यूएट करते हुए, अब इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, एक्सपांडिंग हम क्या करेंगे C3, ठीक। अब C3 का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस 5 और डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 2 1 2, तो ये कितना आएगा 5 2 माइनस 2 दैट इज 5 into 0 0, आया कि नहीं। इसका मतलब अगर कहीं पे भी तुमको दिखता है कि अगर एक डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक। अब एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, कॉलम डिटरमिनेंट कर लो 1 3 5 2 0 5 एंड 1 3 5, ठीक। अब इसको ध्यान से देखना, क्या कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 क्या ये इक्वल है ना, इक्वल। कैसे पता चला, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होना चाहिए ना। इवैल्यूएट करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, एक्सपांडिंग एलिमेंट क्या करते हैं, एक्सपांडिंग एलिमेंट करते हैं क्या C2 साइन कन्वेंशन क्या होता है माइनस प्लस माइनस 2 डिटरमिनेंट -2 और एलिमेंट हुआ 3 3 5 प्लस 0 माइनस 5, ठीक है। तो क्या बचा 1 1, अब कर लो कितना -2 15 -15 ये प्लस 0 -5 3 -3, इसका मतलब -2 into 0 -5 into 0, इसका मतलब 0 -0, क्लियर है। इसका मतलब अगर कहीं पे भी तुमको ऐसा सिचुएशन मिलता है इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर को लिखेंगे 0, कैसे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे नोट कर लो, देन स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 4।
Next is our property number 4 and property number 5, then only property that is property number 6. देखेंगे आराम से ना, समझेंगे. ठीक. Property number 4 क्या बोलते हैं? If each element of row or column, row या column कुछ भी हो सकता है, of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. ठीक है, क्या है देखेंगे, right? Next, property number 5 क्या बोलता है? If some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants. ठीक है, ये तो था theory part. अब हम समझेंगे इसको with examples. ठीक, तो फिलहाल मैं आपको का property number 5. ठीक, इसको नोट करना. प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होगा हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं अब क्या होता है. इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम पे डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k. अब एक ऐसा एग्जांपल है डिटरमिनेंट का. ठीक, 1 2 0 5 6 3 1. ठीक, अब इसको पहले यूज करते हैं. एक्सपांडिंग अराउंड क्या करेंगे आप ऑन करते हैं ना. तो साइन कन्वेंशन में क्या आएगा? इट विल बी +1, राइट. देन +1 क्या 5 6 1 2 होगा, राइट. फिर -2 आएगा. -2 में कौन सा आएगा? 4 6 3 2. इवैल्यूएशन हो चुका है, बस इधर नहीं आना चाहिए इवैल्यूएशन करने में, राइट. मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूं, और कुछ नहीं. प्लस माइनस के बाद प्लस 0, तो 0 into समथिंग 0 आ रहा है, तो नहीं लिख सकता, राइट. अब क्या हो जाएगा? यूनिट नंबर उसको 5 to 10 - 6. ठीक है, -2 मल्टीप्लाई विद 8 - 18. ठीक है. अब कितना आएगा इसका वैल्यू? 4 - 2 - 10 माइनस कितना 20. तो आंसर हो जाएगा 24. तो ये तो था एग्जांपल. अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. हम बोलते हैं इफ I मल्टीप्लाई विद एनी कांस्टेंट k, ठीक, एनी रोल को, तो एक काम करते हैं r1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 into r1. मैंने क्या किया? एक कांस्टेंट लिया, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 2 है. अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट रो को, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट डेल्टा 1 हो गया. कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 0 4 5 6 और 3 1 2. अब बोलता है इस प्रॉपर्टी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया? 24. तो इसका कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी? क्या बोलता है? देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k. तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना था? 24 था. तो जो नया डिटरमिनेंट बना डेल्टा 1, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? हम किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से. तो 2 into 24 दैट इज 48 will be the answer according to the property. मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 48. कैसे पता चला? और मल्टीप्लाई विद 2. मल्टीप्लाई विद 2 क्यों किया? क्योंकि मैंने कांस्टेंट यहां पे क्या माना? 2. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, -2 1/2 3/2 5/2 -3 -100 कुछ भी. बस उस नंबर से हमको डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना है. मतलब इसका आंसर 48 आना चाहिए. तो वेरीफाई करते हैं कि आता है कि नहीं. ठीक है, देखते हैं वेरीफाई करते हैं. ठीक है, अगर एक्सपांडिंग करें क्या करते हैं? r1 का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस होगा ना. तो कितना हो जाएगा ये? 2 into डिटरमिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा? 5 6 1 2 -4 into डिटरमिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा? 4 6 3 2 और प्लस 3. ठीक, चलो फिर कितना आएगा? 2 10 - 6 -4 8 कितना आ गया? 4 2 जा 8. ठीक, -4 -7 मतलब कितना आया? 8 + 40 कितना आया? 48. आया ना 48? चेक कर लो, आया ना. 24 था, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना बोला था? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 into 24 दैट इज कितना? 48 आना चाहिए. ठीक,
बात समझ में आया? मतलब अगर किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या कॉलम को, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू, जो नया डिटरमिनेंट बना, उसका वैल्यू कितना होगा? दैट कांस्टेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो देखना इसको नोट करते हुए। ठीक, तो अब मैं इसका बोलता हूं, इस प्रॉपर्टी से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट? तो बिफोर दैट नोट इट डाउन। ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसका एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट क्या है मेरे पास? डिटरमिनेंट है 102 18 36 1 3 4 17 3 6। ठीक, अब इस डिटरमिनेंट से हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर इसको इक्वेट करना है तो डायरेक्ट इक्वेशन हो जाए थोड़ा। अब डायरेक्ट इक्वेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा बड़ा नंबर्स है। लेकिन मैं इसको इक्वेट करूंगा कैसे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी की। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी का और इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखना ध्यान से। इस 102 को क्या मैं लिख सकता हूं? 6 into 17। चेक करो। इस 80 को क्या मैं लिख सकता हूं? 6 into 3। और इस 36 को क्या मैं लिख सकता हूं? 6 into 6। बाकी एलिमेंट तो सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखना इस R1 में क्या है? कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 6। तो इस 6 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, यही मुझे बताना था, राइट? तो क्या बचेगा? 6 कॉमन निकाल दिया, 17 बचा, 3 बचा और 6 बचेगा, 1 3 और 4 बचेगा, राइट? और 17 3 और 6। अब ध्यान से देखना क्या क्या मैं I can take a common factor from any row or any column if it is possible by using this method। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का और क्या इस्तेमाल है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम क्या कर सकते हैं? कोई अगर कॉमन फैक्टर होता है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये आपको बताना है, राइट? तो मैंने क्या किया, इसमें फर्स्ट रो में से क्या निकाला? कॉमन फैक्टर 6 था, तो 6 को मैंने बाहर निकाला। अब इक्वेट कर सकते हैं। अब इक्वेट कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना, ये जो R1 है और ये जो R2 है, क्या ये आइडेंटिकल? सॉरी, R3, क्या ये आइडेंटिकल है? क्या ये आइडेंटिकल है? अगर है तो इस डिटरमिनेंट में क्या 0, मतलब क्या बचा? 6 into 0, आंसर कितना है? 0। हो गया ना आसानी? हो गया ना आसानी, राइट? इसका मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं आसान तरीके से। मेरा काम है आसान बनाना। कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का और इस्तेमाल क्या है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कहीं से भी अगर कॉमन फैक्टर निकलता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा काम और एक आपको बताना है। अगर चेक करिए, ठीक है, अगर कोई भी रो या कॉलम if any two row or column are proportional then determinant is equal to हो जाएगा C4। ये और एक कंक्लूजन है जो मैंने इस प्रॉपर्टी से निकाला। पहला तो कंक्लूजन क्या था कि हम किसी भी रो या कॉलम से कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है? अगर एनी टू रो और कॉलम में, ठीक है, या तो रो या कॉलम, कोई भी दो या रो कॉलम हो सकता है, अगर प्रोपोर्शनल होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कैसे देखेंगे? 102 और कॉरस्पॉन्डिंग आंसर लेना पड़ेगा, राइट? मतलब मैंने क्या किया यहां पे 102 डिवाइडेड बाय 7 कितना है? 7 into 6 6/1। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर से क्या आएगा यहां पे? 18 और 3, 15 डिवाइडेड बाय 3
और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 36/6 अब क्या मैं बोल सकता हूं ये तीनों प्रोपोर्शनल है अगर प्रोपोर्शनल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 कब होगा जब एनी टू रो या कॉलम क्या हो जाएगा अगर एनी टू रो या कॉलम आर प्रोपोर्शनल देन आई कैन से द डिटरमिनेंट विल बी 0 इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है राइट सो विदाउट इक्वेशन आई कैन फाइंड दिस यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ठीक है समझ में आया राइट अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 इसको नोट कर लेना ठीक है अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है ठीक है इस टेबल पर लो एक बार किताब में है और मैंने लिखा है राइट क्या बोलता है इफ एनी टू और मोर देन टू राइट क्या बोलता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ two or more terms then a determinant can be expressed as the sum of two or more determinants प्रॉपर्टी नंबर 5 इसका इस्तेमाल कम होगा पर जान लेना बेहतर है ना अगर एक डिटरमिनेंट है बस ऐसा कुछ 1 2 3 1 plus y6 2 plus y5 and 6 plus 4 0 अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करें देखना अब इस R2 में क्या दो टर्म है यहां दो टर्म है इसमें भी दो टर्म है इसमें भी दो टर्म है राइट तो क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी अगर किसी भी रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा टर्म होता है देन इस डिटरमिनेंट को भी हम तोड़ सकते हैं इनटू दो या मोर देन टू डिटरमिनेंट तो यहां पे दो टर्म है तो इस डिटरमिनेंट को मैं क्या कर सकता हूं स्प्लिट कर सकता हूं इनटू 2 कैसे स्प्लिट होगा देखना 1 2 3 यहां पे दो टर्म पहला टर्म क्या है 1 यहां पे पहला टर्म 2 यहां पे पहला टर्म 6 बाकी R3 सेम रहेगा ठीक है प्लस डिटरमिनेंट R1 सेम रहेगा अब R2 में दूसरा टर्म क्या है 2x 3y 4z 2x 3y 4z 0 5 बस में आया मतलब क्या है अगर कोई भी रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा टर्म होता है तो हम इस डिटरमिनेंट को भी दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं ठीक है ये तो था एक एग्जांपल अब एक काम करते हैं सपोज यहां पे मैं 3 टर्म ले लेता हूं ठीक x plus a 1 2 plus y plus 3 minus 4 3 minus z plus c ठीक है अब देखो जो R3 है जो R2 है उसमें कितना टर्म 3 इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को हम 3 डिटरमिनेंट में बांट सकते हैं कैसे ऐसा पहला डिटरमिनेंट का पहला रो तो सेम रहेगा इसमें फर्स्ट टर्म 1 2 3 है तो 1 2 3 फिर इसमें 0 5 4 0 प्लस फिर पहला टर्म सेम रहेगा 1 2 3 इसमें दूसरा टर्म क्या है x इसमें क्या है y इसमें क्या है माइनस है ठीक इसमें क्या है 0 5 4 सेम रहेगा प्लस फिर पहला रो सेम रहेगा 1 2 3 अब तीसरा टर्म क्या है a फिर क्या है b और फिर क्या है 2c फिर तीसरा रो रहेगा बस में इस बार क्या हुआ इस R2 में 3 टर्म था तो मैंने इस डिटरमिनेंट को 3 डिटरमिनेंट तोड़ सकते हैं यही मेरा प्रॉपर्टी ठीक है इसका इस्तेमाल भी होगा तो उसका इस्तेमाल एक काम करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई ठीक है तो ये था प्रॉपर्टी ठीक देखो जो प्रॉपर्टी है 6 का 6 प्रॉपर्टी आपकी ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 6 प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा हो भी सकता है डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट ठीक अब कहीं पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कहीं पे दो करेंगे और कहीं पे अगर मन किया तो 6 का 6 यूज हो जाएगा ठीक तो फिलहाल मैं इसको साफ करता हूं और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए एक डिटरमिनेंट को मैं इवैल्यूएट करता हूं ठीक है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ठीक अब बोलता है इवैल्यूएट कर दो
ठीक, इसको इवेल्युएट करते हैं, इस डिटरमिनेंट को a b c a plus twice x, ठीक, b plus twice y और c plus twice z और यहाँ पे आ गया x y। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी 5 यूज करूंगा, ये R2 के दो टर्म है तो इस डिटरमिनेंट को मैं तोड़ सकता हूँ टू टू डिटरमिनेंट दैट इज a b c, ठीक है, फिर a b c आ गया, फिर x y, सही है, प्लस दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा a b c, ठीक है, दूसरा टर्म क्या है twice x twice y और twice z, ठीक, और x y z। अब कैसे इवेल्युएट करेंगे, अब प्रॉपर्टी अलग यूज होगा। अब मैंने बताया कि एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस फर्स्ट डिटरमिनेंट में r1 और r2 आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक। अब इसमें देखना ये r2 और r3 क्या प्रोपोर्शनल है, डिवाइड कर लो 2x by x 2 आएगा, 2y by y 2 आएगा, 2z by z 2 आएगा, इसका मतलब क्या है प्रोपोर्शनल है, ये भी 0 है, 0। बात समझ आया, ठीक है। तो यही आपको बताना था प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में, जहां पे जरूरत पड़ता है हम वही यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, द लास्ट प्रॉपर्टी। तो बिफोर दैट pause the video and note it down. So next is our property number 6, last property है ना, क्या बोलता है, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains same, that is the value of determinant remains same if we apply the operation Ri changes to Ri plus Arj or Ci changes to Ci plus Crj into Cj। देखो ये जो प्रॉपर्टी है हमने मैट्रिसेस में यूज किया है, ठीक है ना, अभी हम मैट्रिसेस में यूज कर चुके हैं, अब हम डिटरमिनेंट में यूज करेंगे, ठीक है। क्या है देखते हैं, ये तो आपका थ्योरी पार्ट, ठीक। अगर एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, जब मैं डिटरमिनेंट बोल रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये जो प्रॉपर्टीज है हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट में। इट मे बी डिटरमिनेंट होने के लिए ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, राइट। तो 1 by 1 हो सकता है, 2 by 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है, 4 by 4 हो सकता है, 5 by 5 हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में कहां तक है, लिमिटेशन इज अप टू 3 by 3, ठीक। अब प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है, एग्जांपल देते हैं। अगर एक डिटरमिनेंट है मेरे पास, जिसका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है और a3 b3 c3 है, ठीक। अब इस डिटरमिनेंट को जब हम इवैल्यूएट करेंगे, तो कुछ वैल्यू आएगा वैल्यू, तो मान लीजिए वैल्यू क्या है, से x मानते हैं, से, ठीक। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, हम किसी भी रो या कॉलम में हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इक्विमल्टिपल्स से हम ऐड कर सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं, सीधा कॉलम में कर सकते हैं, ठीक, या तो ये क्या, या तो ये क्या, राइट। तो चलो ऑपरेशन करके देखते हैं, काम करते हैं, r1 में चेंज करते हैं, r1 changes to r1 plus k into r2 करें, क्या था बेटा, सेम ऑपरेशन। r1 में चेंज किया, क्या चेंज किया, r1 को किससे ऐड किया, r2 से, k मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड किया r1 के साथ। तो कैसे करेंगे ये ऑपरेशन, जब ये ऑपरेशन करेंगे तो हम डेल्टा 1 है जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो कुछ कैसा होगा, देखते हैं। r1 में चेंज है, मतलब r2 में नो चेंज, r3 में नो चेंज, ठीक। r1 में चेंज, क्या चेंज, r1 प्लस k r2, k मल्टीप्लाई करेंगे k into a2 हो जाएगा, तो a1 प्लस k a2 होगा, सही। उसी तरह इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 प्लस k b2 होगा,
उसी तरह यहां पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस KC2 होगा। इसका मतलब हम तो नया डिटरमिनेंट हो मेरा नया डिटरमिनेंट, राइट। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे चेंजेस करते हैं, तो ये जो डिटरमिनेंट है उन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। क्लियर है? यही है प्रॉपर्टी। क्या होता है, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं, चाहे वो R1 में करो, R2 में करो या R2 में करो, या तो C1 में करो, या तो C2 में करो, या तो C3 में करो, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि सही गलत। ठीक है, चलो यहां तक सही है। अब जो डिटरमिनेंट आया, मेरा ये, अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था, x था, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए ना, ठीक। इसका वैल्यू x ही आना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक। अब मैं इस जो नया डिटरमिनेंट है उसको मैं इवैल्यूएट करता हूं, ठीक। तो इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि if any row or column can be expressed as a sum of two or more terms, then determinant can also be expressed as a sum of two or more determinant। तो इस R1 में मेरा कितना है, दो टर्म है, तो इस डिटरमिनेंट को मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक, प्लस दूसरा A1 B2 है 2, राइट। ये डेल्टा 1 है, नया डिटरमिनेंट है, ठीक, प्लस AB2 प्लस AC2, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करते हैं, ठीक। अब देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, x इसका वैल्यू, इसका मतलब इसका जगह क्या कर सकता हूं, x प्लस, अब इसका वैल्यू कितना हो। अब इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखना, R1 और R2 अगर डिवाइड करेंगे क्या प्रोपोर्शनल है, A2 A2 कैंसिल, K आया, B2 B2 कैंसिल, K आया, C2 कैंसिल, K आया, मतलब R1 और R2 क्या प्रोपोर्शनल है। और प्रॉपर्टी बताएगा अगर टू रोज ऑफ कॉलम प्रोपोर्शनल होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, x। इसका मतलब डेल्टा 1 है, प्राइस है डेल्टा 1 तो x, और ये भी x, इसका मतलब क्या, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा, मतलब बाय अप्लाइंग दिस, है ना, ये जो मैंने अप्लाई किया था ऑपरेशन, उस अप्लाई करने के बावजूद उस डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब हम ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का अलग रूल था, वो हो चुका है, मैट्रिक्स को यहां पे इसके साथ कंबाइन मत करना, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का रूल है, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है, इफ आई अप्लाई दिस what operation in any row or column, then the value of determinant remains same, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेशन है इस्तेमाल ज्यादा होगा, ठीक है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो राइट नाउ आपको ये बताना था कि दिस ऑपरेशन व्हिच वी हैव डन इन मैट्रिक्स आल्सो कैन आल्सो बी डन इन डिटरमिनेंट, ठीक। तो इसमें डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे हमको इनवर्स ही निकालना है, लेकिन हम मैट्रिक्स में इसका यूज कहां करते हैं, टू फाइंड द इनवर्स। राइट नाउ डिटरमिनेंट है, कॉन्सेंट्रेट ऑन डिटरमिनेंट, डोंट मिक्स अप द थ्योरीज इन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, राइट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तब देखना धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्या होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अगर आपको 100% समझ में नहीं आया हो इसमें तो देखते जाओ, ठीक है, और इसको मैं बताते जाऊंगा कहां पे क्या यूज होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, टिल देन आप लोग इस वीडियो को देखो, प्रॉपर्टी समझो,
ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड